विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चपला देवी द्वारा रचित लिखित रिपोर्टाज शैली में लिखा गया यह एक लेख जो कि 1857 की क्रांति के प्रमुख रहे नाना साहब की पुत्री देवी मेहना को भस्म कर दिया गया, जलाकर भस्म किया था। किसने? अंग्रेजों ने। किस प्रकार से क्रांतिकारियों के साथ में अंग्रेज व्यवहार करते थे, ये इस पाठ के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता बंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्द ही अपनी पुत्री मेहना को साथ न ले जा सके। जब 1857 की क्रांति हुई और कानपुर में अंग्रेजों ने नाना साहब को घेर लिया, जब वो हार गए उनसे तो वो भागने लगे। उस समय उनकी बेटी जो कि मेहना थी उसको वो साथ में नहीं ले सके और वहां से उनको अकेले ही भागना पड़ा। देवी मेहना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर जो कि कानपुर में है, वहां पर उनके पिता का महल था, उस महल के अंदर रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। और जब इस प्रकार से नाना साहब वहां से भाग गए, पकड़ में नहीं आए, तो उन्होंने यानी अंग्रेजों ने नाना साहब की बेटी जो मेहना थी उसको जलाकर भस्म कर देते हैं, जो कि बिल्कुल निरपराध है, यानी वो छोटी सी बच्ची, उसका कोई अपराध नहीं था। और एक तरह से देखें तो वो निरीह यानी मासूम थी। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, द्रवीभूत करने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था कि जो कोई किसी के साथ मानवता के नाते नहीं करता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। कानपुर में जब इस प्रकार से भीषण हत्याकांड हुआ, अंग्रेजों का दल हत्याकांड करता हुआ बिठूर की ओर आगे बढ़ता है। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें तो बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, बहुत थोड़ी, यानी बहुत कम संपत्ति वहां पर हाथ लगी, क्योंकि बिठूर के महल में कानपुर में यानी नाना साहब के कुछ भी वहां नहीं था। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। उसके बाद में उन्होंने तोप के गोलों से नाना साहब का जो बिठूर में महल बना हुआ था उसको नष्ट करने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उस समय जब उन्होंने अंग्रेज सैनिकों ने तोपें किले के सामने या महल के सामने लगाई, उसी समय उस किले या महल के बरामदे में आकर एक सुंदर बालिका खड़ी हो जाती है। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका कहीं दिखाई नहीं दी थी। अंग्रेज अधिकारी को बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि उस समय देखा जाए तो वहां पर जिस समय इन्होंने महल लूटा था वहां कोई भी बच्ची या कोई भी व्यक्ति वहां उसको नजर नहीं आया था, लेकिन ये बालिका अब कहां से आई, ये उसके लिए रहस्य बना हुआ था। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसने वहां बरामदे में खड़े मना किया, भाई आप गोले मत बरसाओ। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। तो इस प्रकार से उसको छोटी उम्र में, छोटी अवस्था में देखा और उसके करुणापूर्ण जो स्वर वचन सुने, तो इससे उसके मन में दया आ जाती है। सेनापति रुक जाता है। सेनापति ने उससे पूछा क्या चाहती है? सेनापति ने उससे पूछा क्या चाहती है? तो उसने जवाब दिया, बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। शुद्ध अंग्रेजी भाषा में क्या जवाब देती है? क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करोगे? क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करोगे? सेनापति ने कहा, क्यों? तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तो बालिका कहती, देखो आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से क्या आपका क्या उद्देश्य है? आप ही बता दो कि इस महल को गिराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? तो सेनापति क्या कहते, देखो यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस करने का आदेश दिया है। सरकार ने इसे विध्वंस करने का आदेश इसलिए दिया है क्योंकि 1857 की क्रांति जो हो रही है, उस क्रांति के मुखिया नाना साहब का निवास स्थल है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। बालिका कहती, देखो आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यह जड़ पदार्थ जो मकान है यानी निर्जीव जो मकान है, इसने आपका क्या अपराध किया है? जिसने आपके खिलाफ शस्त्र उठाए हैं, जो लड़ाई लड़ रहा है उससे लड़ना चाहिए, इस निर्जीव मकान से तो नहीं लड़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य इतना ही है
कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है और इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इस कारण से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान को बचा लीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मेरा कर्तव्य है और आपका अनुरोध है, लेकिन आपके अनुरोध के सामने मेरा कर्तव्य रुक नहीं सकता, इसलिए मेरे कर्तव्य के कारण मुझे मकान गिराना ही पड़ेगा। मेरी ये ड्यूटी कहती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने मुझे नियुक्त करके भेजा है कि ये मकान नाना साहब के जितने भी स्थान है उनको गिराना है या नष्ट करना है। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे है। आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। मेरी, उसकी हे, जनरल हे की बेटी का नाम था मेरी। मेरी का और मेरा आपस में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। आपकी बेटी जो मेरी है, ये क्रिश्चियन नाम है, ईसाई नाम है, तो वो मेरे पास आया करती थी और मुझे बहुत चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आया करते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। उस समय आप भी आते थे और आप भी मुझे, यानी उस जनरल हे से, अंग्रेज अधिकारी से बात करते हुए मैना कहती है कि आप भी मुझे अपनी पुत्री की तरह ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। इसने ये भी हवाला दिया कि आपकी जो पुत्री है मेरी, उसकी चिट्ठी अभी तक मेरे पास एक संभाल कर रखी हुई है और उसकी मौत के बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ। उस दुख की भरपाई मैं नहीं कर पाई है, उस दुख को जैसे तैसे करके सहन कर रही हूँ। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को ही पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। इस प्रकार से उसने फिर बाद में पहचान लिया और कहा कि ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो मेरी पुत्री मैना की सहचरी यानी साथी हो, मित्र हो, उसकी सखी हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। उसने भी महल गिराने से मना कर दिया कि नहीं मैं गिराऊंगा, रोक नहीं पाऊंगा, महल को रोक नहीं पाऊंगा। क्योंकि मेरी सरकार का आदेश है, उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ गया। प्रधान सेनापति था वो जनरल आउट्रम वहां आ जाता है और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? नाना का महल अब तक ये खड़ा क्यों है? इसको तोप से उड़ा देना चाहिए। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह इस नाना का महल बच सकता है? आउट्रम से उसने अनुरोध किया कि मैं भी ये एक आपसे सवाल करता हूं, विनती करता हूं कि क्या कैसे करके इस महल को बचाया जा सकता है? आउट्रम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। आउट्रम ने कहा, गवर्नर जनरल जो तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी था, उसके बिना तो, उसकी आज्ञा के बिना तो संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का बहुत क्रोध अधिक था। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। गवर्नर जो जनरल है वो नाना साहब पर बहुत अधिक क्रोधित है, इस कारण से उनकी कोई संपत्ति या उनके वंश को बचाना असंभव है। सेनापति हे क्या कहने लगे देखो, तो लॉर्ड कनिंग यानी गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। इस विषय पर यानी नाना साहब के इस महल को बचाने के लिए उन्होंने एक तार भेजा। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। आउट्रम ने वापस वहां से उनको जवाब देते हुए कहा कि तार भेजने की जरूरत नहीं है, हमें जो आदेश दिया गया है उस आदेश की पालना करनी होगी और इस नाना साहब के महल को गिराना होगा और लड़की को गिरफ्तार करना होगा। सेनापति हे के मन में दुखी होकर वहां से चला गया। सेनापति हे वहां से मन में दुखी होता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, मैना को ढूंढने लगे उस महल के अंदर। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं चला। इस प्रकार से उन्होंने पूरे महल को खोजा परंतु कहीं पर भी मैना का पता नहीं लगा। उसी समय संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया
जिसका आशय इस प्रकार था। तो उसी समय लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल था, उसका एक कार्य आता है, उसमें क्या बताया गया है ये अपन अगले वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।